आप सभी का धाकड़ स्टडी में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम मौर्य वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैं वह है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? क्या वह विशाखादत्त थे? क्या वह सोमदेव थे? क्या वह क्षेमेंद्र थे? क्या वह चाणक्य थे? जो मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है वह लिखा था विशाखादत्त ने। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखे बाकी सोमदेव, क्षेमेंद्र और चाणक्य, इनके द्वारा रचित ग्रंथ भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको भी याद रखना। जो सोमदेव थे इन्होंने लिखा था कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र ने लिखा था व्रत कथा मंजरी, और विशाखादत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, और चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। इन सबको याद रखना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? देखिए जो अशोक के शिलालेख है उनकी संख्या है 14। तो इनमें से कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन मिलता है? जो कलिंग युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी और इसका वर्णन मिलता है शिलालेख 13 में। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? क्या उसे प्रादेशिक कहा जाता था? क्या व्यवहारिक, क्रमांतिक या फिर प्रशास्ता? देखिए मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के थे। जो दो प्रकार के न्यायालय थे उनमें पहला था कंटक शोधन न्यायालय, और जो दूसरे प्रकार का न्यायालय था वो था धर्मस्थय न्यायालय। जो कंटक शोधन न्यायालय थे उनके प्रधान न्यायाधीश को कहा जाता था प्रादेशिक, और जो धर्मस्थय न्यायालय था इसके प्रधान न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, तो कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को कहा जाता था प्रादेशिक। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और जो धर्मस्थय न्यायालय था इसके प्रधान न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोता कहा? देखिए जो मेगास्थनीज थे ये 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में रहे। यहाँ पर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने पाटलिपुत्र को पालीब्रोता कहा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? क्या वह कलिंग का अभिलेख है? क्या वह अशोक का गिरनार अभिलेख है? या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है? या अशोक का सोपारा अभिलेख है? जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत को जीता और वहां पर जीतकर इसने पुष्य गुप्त नामक गवर्नर की नियुक्ति की। ये नाम भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत को जीतकर वहां पर पुष्यगुप्त नामक गवर्नर की नियुक्ति की, और इसी पुष्यगुप्त नामक गवर्नर ने यहाँ पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। तो याद रखना सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने, और ये निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगधादी राज बताया, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगधादी राज बताया? क्या वह मस्की का लघु स्तंभ है? क्या वह रोमिनदेक स्तंभ है? क्या वह क्यून स्तंभ है? या बाबरू स्तंभ है? जो बाबरू स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगधादी राज बताया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
जो अशोक के शिलालेख थे इनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, इसमें अशोक की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? क्या इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, हिंदू धर्म अपनाया था या जैन धर्म अपनाया था, या इनमें से कोई नहीं? जो अशोक थे इन्होंने कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य व यूनान के शासक थे सेल्यूकस, इनके मध्य युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है व सेल्यूकस की हार होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या कार्य होता था? क्या यह मुद्रा रखने का कार्य होता था, आय व्यय का ब्यौरा रखना, सैन्य व्यवस्था का प्रबंधन करना, आबकारी एवं मद्य पदार्थों पर कर लेना? जो समाहर्ता होता था यह वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है, यानी जो वित्त मंत्री का काम होता है वर्तमान में, वही काम मौर्य काल में समाहर्ता करता था, यानी जो आय व्यय का ब्यौरा रखना यह समाहर्ता का कार्य होता था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। समाहर्ता का कार्य होता था आय व्यय का ब्यौरा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? क्या वह रूपदर्शक कहलाता था, क्या प्रशासता कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था या अंतपाल कहलाता था? मौर्य काल में राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले विभाग का अध्यक्ष प्रशासता कहलाता था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखिए, प्रशासता के अधीन अक्षपटलाधीश नामक अधिकारी भी आता था, इसको भी याद रखना। अक्षपटलाधीश नामक अधिकारी प्रशासता के अधीन आता था और प्रशासता का कार्य होता था लिपिबद्ध राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गुप्तचर कहा जाता था, संस्था एवं संचार कहा जाता था या फिर खोजी कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक तो थे संस्था और दूसरी प्रकार के थे संचार। इन गुप्तचरों को मौर्य काल में कहा जाता था गूढ़ पुरुष, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? क्या यह एक देवी थी या धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि थी या ऊसर भूमि थी? मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित हैं? क्या ये 11 भागों में विभाजित हैं, 12, 14 या फिर 15? देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये 15 भाग तथा 180 उपभागों में विभाजित हैं। याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों व 180 उपभागों में विभाजित हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित थी, तो ये थी 15 भागों में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं? कौटिल्य ने राज्य के क्या 5 अंग निर्दिष्ट किए हैं, 6, 7 या फिर 8? देखिए, जो कौटिल्य थे इन्होंने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं,
यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? क्या वो मेगास्थनीज थे, क्या वो डाइमेकस थे, क्या वो डायनोसियस थे, या इनमें से कोई नहीं? जो यूनान के शासक थे एंटियोकस प्रथम, इन्होंने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को भेजा था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और इनको भेजा था जो सेलुकस था इसने। और जो डायनोसियस थे ये मिस्र के राजा थे फिलोडेप्स, इन्होंने बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। लेकिन क्वेश्चन में यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम के बारे में पूछा गया है, तो यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था डाइमेकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मगध साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? मौर्य काल में जो मगध साम्राज्य था इसको 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितनी प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख किया? 7 प्रकार, या फिर 8, 9, या फिर 6? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार की दास प्रथाओं का उल्लेख किया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखना, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार की दास प्रथाओं का उल्लेख किया, जबकि मेगास्थनीज की जो इंडिका थी इसमें किसी भी प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य ने 9 प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख किया है, लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसी भी प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। यह कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें अंतर है। कौटिल्य ने दास प्रथा का वर्णन किया है और 9 प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख किया है, जबकि इंडिका में किसी भी प्रकार की कोई दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्या इसे गोप कहा जाता था, स्थानिक, प्रादेशिक, या फिर समाहर्ता? जो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसके मुखिया को कहा जाता था गोप। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? देखिए, जो अशोक के शिलालेख थे इनकी संख्या थी 14। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और इन 14 शिलालेखों में से जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख था वो था 13। जो 13वां शिलालेख था वह 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन भी मिलता है। और 13वें शिलालेख में अशोक ने विजय नीति के स्थान पर दम नीति अपनाई थी, इसका वर्णन भी 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृषध्वत की हत्या किसने की? याद रखना, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था वृषध्वत, और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृषध्वत की हत्या किसने की? क्या वह सिमुक था, क्या वह वसुदेव था, क्या वह पुष्यमित्र शुंग था, क्या वह कनिष्क था? देखिए, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक था वृषध्वत, इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने वृषध्वत की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। यानी जो शुंग वंश था इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो बिंदुसार थे इनको वायु पुराण में कहा जाता था भद्रसार। याद रखना, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता था। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता था। इन दोनों फैक्ट को याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब देखते हैं दम क्या होता है। मौर्य काल में दम का अर्थ क्या होता था। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें दम कहा गया। अब देखते हैं जो दम यात्राएं हैं, जो अशोक ने दम यात्रा अपनाई थी वह क्या थी। अशोक से पहले विहार यात्रा की जाती थी। यह विहार यात्राएं क्या होती थी। इन विहार यात्राओं में राजा पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन विहार यात्राओं के स्थान पर अशोक ने दम यात्रा का प्रावधान रखा। यह दम यात्राओं में बौद्ध स्थानों की यात्रा की जाती थी। आई होप यहाँ पर आपको मौर्य काल के से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब आपका मौर्य काल से कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और याद रखना, मौर्य काल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वह कैसा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप मौर्य काल से कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो।